देखिए बाबू, आपको अगर 70 में 70 लाना है ना तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि मेहनत तो मैं भी कर रहा हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा आपको करना पड़ेगा क्योंकि नंबर आपको लाना है। तो मेरे बच्चों 70 में 70 सीरीज में मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग चैप्टर 6 के गेस ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 7 आ जाएगा 2 पार्ट में, चैप्टर 8 आ जाएगा। ऐसे करके पूरे फिजिक्स को खत्म कर लेंगे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, पहली बार चैनल पे आए ना, वो टॉपर फिजिक्स चैनल पे जाइए और जा करके और वहां चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर पूरा वीडियो बना हुआ, लगातार सब मिल जाएगा। शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छा, एक बात और, प्ले स्टोर से ये वाला ऐप इंस्टॉल करिए, मिंग हाई का न्यू वाला ऐप। और टेलीग्राम चैनल भी टॉपर फिजिक्स के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्लास को। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बताएं तो बहुत अच्छी बात है। जो कल जवाब दिए हैं बच्चों, उनका आज कम्युनिटी टैब में नाम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबक, इस 16 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं, 15 नंबर क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। कह रहा चुंबकीय फ्लक्स प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, यानी कि फ्लक्स एक क्षेत्रफल से गुजरने वाले फ्लक्स को क्या बोलते हैं। तो देखिए, तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स बाई एरिया पूछा जा रहा है कि किसके बराबर है। तो देखिए, तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी इंटू ए, बी डॉट ए। याद है आप लोगों को, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट। तो आपसे पूछ रहा है कि फ्लक्स बटा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। तो ऑब्वियस बात है, इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो बी के बराबर ना आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र। तो या तो चुंबकीय क्षेत्र बोलिए या चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ देगा कि फ्लक्स की वैल्यू बी डॉट होती है, वो ए बताइए, ऐसा नहीं है। घुमा भी पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्टली फ्लक्स नहीं पूछा, बल्कि फ्लक्स बाई एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया पूछा जा रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा बढ़िया से। अगला क्वेश्चन चुंबकीय फ्लक्स है। तो देखिए, तो अभी मैंने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स होता है बी डॉट ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर, हिंदी में बोले तो चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल, ठीक ना। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा कोई सतह है बच्चों, और इस पे हर जगह पे मान के चलिए चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है हर जगह पे, और तब हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, तो बी डॉट ए के बजाय क्या करते हैं कि बी डॉट डी ए करते हैं। काफी छोटे से क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालते हैं, पूरे क्षेत्रफल से नहीं, काफी छोटे से क्षेत्रफल से फ्लक्स निकालेंगे जो क्षेत्रफल डीए के बराबर। तो बी डॉट ए के जगह पर बी डॉट डीए हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे सतह से निकल जाएगा क्षेत्रफल फ्लक्स। तो कहने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स ना डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में बी डॉट ए में नहीं ऑप्शन दिया है। तो देखिए, तो बी डॉट डीए का इंटीग्रेशन कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का बी। देख लीजिए, 17 का सही आंसर बी हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बी डॉट ए भी होता है फ्लक्स और बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन भी होता है, जो ही बताया। करा परिनालिका यानी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए, एक तो 5 नंबर वाले में याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे कि सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का क्या होगा, तो उसकी वैल्यू ए हो जाती है बच्चों, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। प्रूव करिएगा तो पता चलेगा, वैसे फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। अगला, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबंधित चुंबकीय ऊर्जा और धारा आई के बीच समानुपातिकता संबंध है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी यू और करंट आई के बीच कौन सा फॉर्मूला सही है। तो देखिए, आपको पता होगा कि जब कोई कैपेसिटर होता है यानी संधारित्र, और उसको जब आवेशित करते हैं, दोनों प्लेट पे आवेश जमा होता है, तो ये पता होगा कि प्लस से माइनस की ओर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊर्जा जमा होता है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर। सही बोल रहा हूं क्या। और वैसे ही अगर हमारे पास कोई इंडक्टर है, आप देख रहे हो यस, और अगर इस इंडक्टर में मेरे बच्चों हम करंट बहाते हैं, तो करंट बहाने के कारण चारों ओर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। और वो मैग्नेटिक ऊर्जा होता है हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर। देख लीजिए, वो चुंबकीय ऊर्जा होता है हाफ एल आई स्क्वायर। कहने का मतलब जो एनर्जी है बच्चों, ये आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका सही आंसर मेरे बच्चों हमारा डी हो जाएगा। समझे। तो संधारित्र में यानी कैपेसिटर में हाफ सी वी स्क्वायर एनर्जी जमा होता है, और इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लूप में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर तुल्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन का दर, तो देखिए, तो अब पढ़े होंगे फैराडे लॉ, तो फैराडे का सेकेंड लॉ यही ना कहता है। पहला लॉ तो ये कहता है, पहला नियम, कि अगर किसी कुंडली में फ्लक्स बदलेगा तो उसमें वोल्टेज
यानी विभवांतर उत्पन्न होगा, वही ना। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज उत्पन्न होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करिए अगर पढ़ें तो एग्जाम में आता है 2 नंबर में भी कि फैराडे का दोनों लॉ, दोनों नियम को लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दोनों नियम को लिखिए, आता है लिखने के लिए। वही कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट चेंज होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ, उसके बराबर। तो 20 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 21 नंबर देखिए मेरे बच्चों 21, अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? हेनरी। अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट हेनरी होता है। आपको आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस यानी स्व प्रेरण, हिंदी में सुनिए, स्व प्रेरण, इंग्लिश में सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। चलिए 21 के बाद 22 मेरे बच्चों देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक वेबर किसके बराबर होता है? 22। तो पहली बात तो आपको पता होगा कि जो वेबर होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, और एक वेबर 10⁸ मैक्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को लिख के याद करना पड़ेगा। अगला, भंवर धाराओं की दिशा कैसे प्राप्त होती है? तो ऑब्वियस सी बात लेंज के नियम से। पता है ना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो भी करंट बहे, चाहे इड्डी करंट का डायरेक्शन पूछे या किसी और करंट का डायरेक्शन पूछे, सब के सब लेंज नियम से बताया जाता है। और लेंज का नियम किस चीज पे आधारित है पता? वैसे तो क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने ऊपर ही पूछ दिया, बट फिर भी बताइए कि लेंज का नियम किस चीज पे आधारित है। अगला प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी स्थिर लूप में उत्पन्न होता है। यानी कहने का मतलब यह बच्चों कि चुंबकीय प्रेरण जब समय के साथ बदलता है चुंबकीय क्षेत्र, तो उस लूप में क्या उत्पन्न हो जाता है? तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के बदलने के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, कह रहा उद्गार तल में चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है, उसकी ओर एक छड़ चुंबक लाया जाता है। अच्छा, ऐसे करके कोई वृत्ताकार कुंडली रखा गया, देखिए सर्कुलर कॉइल रखा गया वर्टिकल प्लेन में, और एक बार मैग्नेट को उसको ओर लाया जाता है। किस तरह से? कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, यानी नॉर्थ पोल टुवर्ड्स कॉइल, ठीक है। यानी कि एक आपके पास कॉइल है और एक छड़ चुंबक, तो छड़ चुंबक का एक तरफ उत्तरी ध्रुव होगा, एक तरफ दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव को हम कुंडली की ओर ला रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अगर हम इधर से देखेंगे तो इधर से देखने के बाद करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आप देख रहे हो, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम नॉर्थ पोल को कुंडली की ओर लेके जा रहे हैं बच्चों, उत्तरी ध्रुव को लेके जा रहे हैं, तो आपको पता होगा लेंज के नियम से पढ़े थे कि ये कुंडली कभी नहीं चाहेगा कि हमारी तरफ, कॉइल कभी नहीं चाहेगा कि हमारी तरफ नॉर्थ पोल आए, इसलिए ये नॉर्थ का ही काम करेगा ताकि नॉर्थ बन के इसको रोके। और जैसे ये नॉर्थ का काम करेगा, यानी इसमें जो करंट बहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। याद है ना, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाया हूं। वहीं अगर नॉर्थ दूर जाता तो ये नहीं चाहता कि दूर जाए, इसलिए साउथ का काम करता, दक्षिणी ध्रुव का काम करता, तो इसमें जो करंट बहता वो क्लॉकवाइज बहता फिर। लेकिन कह रहा है कि नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो ये नॉर्थ बन के रोकेगा। 25 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए मेरे बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है सुचालक छड़ को नियत वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो छड़ के दोनों सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस पीडी अप्लाई हो जाता है इन पे। ऐसा कब होगा? तो देखिए आपको मैंने पढ़ाया इमोशनल ईएमएफ में कि जब कोई रॉड चलता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो रॉड के किनारे पे वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और रॉड के किनारे पे वोल्टेज जब उत्पन्न हो जाता है मेरे बच्चों, तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से पता है और अच्छे से पता है कि अगर किनारे पे वोल्टेज उत्पन्न हुआ तो इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, गतिक विद्युत वाहक बल। और ऐसा तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रॉड चले। रॉड जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में चले। तो देखिए परपेंडिकुलर कोई ऑप्शन में नहीं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भी और बी दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसमें परपेंडिकुलर नहीं कोई दिया, तो इसका आंसर डी होगा। लंबवत नहीं दिया, लंबवत होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है एक परिनालिका में 1 एम्पियर की अचर धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति एकांक लंबाई में चुंबकीय फ्लक्स फाई है। परिनालिका में बिस्मत भरने पर चुंबकीय क्षेत्र फाइडस हो जाता है, तो क्या होगा? तो फाइडस कम हो जाएगा।
बाद का चुंबकीय फ्लक्स कम हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना आपके पास कोई इस तरह का मेरे बच्चों परिनालिका है, देख रहे हैं यस, और इस परिनालिका में आपको पता होगा कि कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को सपोर्ट करता है, यानी अपने अंदर से ज्यादा गुजरने देता है, और कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को अपोज करता है, यानी नहीं चाहता है कि उसके अंदर से मेरे बच्चों ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र गुजरे। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं आप लोगों को बच्चों कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें हम बिस्मथ डाले हैं, तो बिस्मथ डालें तो पहले फ्लक्स अगर फाई है तो बाद का जो फ्लक्स होगा वह कम जाएगा, यानी कि फाई से फाई डैश छोटा होगा। इसका सही आंसर 27 का सी हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे बच्चों कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, कभी कभी जब मैं आपको समझाता हूं तो कभी कभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे बोलते हैं, तो क्या सर कुछ है? तो देखिए बाबू, मैं कई बार आप लोगों को समझाता हूं और आप लोग जिस उम्र में है ना उस उम्र में उन्हीं बच्चों से बिगड़ते हैं जो मैं आपको समझाता हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो है ना वो मतलब उन सब चीजों में ना पड़े, क्योंकि काफी माइंड डिस्टर्बिंग डिस्ट्रैक्टिंग होता है। मैं जिस जगह पे हूं वहां से अच्छे से मैं समझ सकता हूं इन चीजों को बच्चों, इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि आपको दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना होगा। और नहीं तो आप ऐसा सोचिए ना कि अगर मैं अपनी बात करूं तो आप ऐसे देखो कि हम लोग के पास ना उतना समय ही नहीं था इन सब चीज़ों में पढ़ने का, थोड़ा समय ही नहीं था, मतलब थोड़ा भी नहीं। अब घर का इकलौता लड़का मतलब इकलौता नहीं, 3 भाई हूं, लेकिन इकलौता हूं घर में कमाने वाला, सब जिम्मेवारी है, भाई का पढ़ाई, बहन की शादी, मम्मी पापा का भी शौक था कि घर वगैरह सब बनाए, तो ये सारी जिम्मेवारियां भी तो पूरी करनी थी ना। ऐसे में कई बार काम होता है, आप लोगों से उतना रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाता था, उसका टेंशन, मेहनत करता हूं तो भी रिजल्ट कभी नहीं मिल पाता, उसका टेंशन, जिम्मेवारी का टेंशन। तो प्यार मोहब्बत के लिए तो कभी पहली बात तो कि समय ही नहीं मिला कभी। और एक चीज है ना बच्चों कि देखिए, इकलौता लड़का हूं तो मेहनत तो करना ही है, परिवार के लिए, सबके लिए प्यार मोहब्बत में समय दूंगा। तो फिर पता चला कि पूरा समय उसी में दे दिया, ना अपने परिवार वालों को कुछ बना पाया, और जिनके लिए प्यार मोहब्बत में समय दे रहा हूं ना उनकी भी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि ऑब्वियस बात कमाना पड़ता है ना लड़कों को। लड़कों का जिंदगी ऐसे नहीं होता है, लड़कों को बहुत समझना पड़ता है बाबू। लड़का बहुत अंदर ही अंदर सहता है, वो रो भी नहीं सकता है, कह भी नहीं सकता है, यही भगवान उसे बनाया, बस वो कर सकता है, अंदर ही अंदर सह सकता है और काम कर सकता है, बाकी पता नहीं। खैर, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, लाइफ में खूब आगे जाइए। और आप लोग ही मेरे बच्चों मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे जाइए। तो बस आज इतना ही रहेगा। इसको शेयर करिएगा और प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा जरूर पूरे वीडियोज को। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों। आगे सारा चैप्टर धीरे धीरे करके खत्म करवा दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हैं। थैंक यू।